आप सब लोग वाकिफ होंगे कि हाल ही में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जलवायु परिवर्तन को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे और दुनिया के तमाम देशों ने इस पर मंथन किया कि जो जलवायु परिवर्तन के जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, उससे कैसे निपटा जाए। और जाहिर है कि जब सभी देश इस पर सोच रहे हों, हर एक देश की भागीदारी हो, तो हमारी भी भागीदारी बनती है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सारे अभियान में, ताकि जो जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं हमारी सोसाइटी पर, हम पर, हमारे अस्तित्व पर, उससे बचा जा सके। तो आज के कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन की इन्हीं चीज़ों पर बात करना चाहते हैं और हमने एक खास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर एच एस गुप्ता साहब का, जो भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। कई दफ़ा हमारे कार्यक्रमों में आए हैं, कई बार हम लोगों ने पहले भी इन विषयों पर बात की है। तो जो लोग लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं या दूरदर्शन झारखंड को देखते हैं, वो आपको पहचानते हैं। सर, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा झारखंड जैसे राज्यों में, या क्या पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का? अगर आपने जैसा अभी बात शुरुआत की है, क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी दिनों से बात हो रही है। और अभी हाल में हम लोगों ने देखा पिछले महीने जो ग्लासगो में कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो बैठक हुई है, और उसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि राष्ट्राध्यक्ष काफ़ी जाते हैं। तो दैट शोज़ द इम्पोर्टेंस कि कितना अहम है। उस पूरी परिचर्चा में क्या हुआ, शायद हम लोग बात करेंगे फिर। लेकिन आपने कहा कि झारखंड पे क्या है, तो झारखंड पे नहीं, आप पहले वो भी बता सकते हैं। हाँ, मैंने ऐसी सवाल। अच्छा, तो एक बहुत चीज़ है कि ये देखिए, ये जलवायु परिवर्तन ऐसा है कि इसमें इसका असर सब पे पड़ता है, पूरे विश्व में पड़ता है, सारे देशों में पड़ता है, सारे राज्यों में पड़ता है, सारे लोगों पे पड़ता है। लेकिन करने वाले जो उसके जो कारक हैं पीछे, या कल्प्रिट कहिए या जो भी कहिए, उनको सभी लोग, उसके इंडस्ट्री है, बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर से भी हम कुछ करते हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन का हमारी समस्या बढ़ रही। तो अब उस पर एक्शन कौन ले, ये बहुत आसान नहीं है। राष्ट्र की बात होती तो शायद हम राष्ट्रीय स्तर पे कानून बना लेते, राज्य का होता तो हम कानून बना लेते, बने हुए हैं। लेकिन जब राष्ट्र के बाहर हम जब जाते हैं तो ग्लोबल लेवल पे ऐसी कोई हमारे पास बहुत पुख्ता व्यवस्था नहीं है कि जो उन चीज़ों को लागू करवा पाए। तो सन 1945 से जो यूएन की व्यवस्था चालू हुई है, तो ले देकर एक हमारे पास वही एक व्यवस्था है जो कुछ कर सकती है। तो उसी कड़ी में यूएन के ही माध्यम से यूएनएफसीसी ने जब इसको लिया, और थोड़े बहुत और ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के एजेंसीज़ ने इसको लेने की शुरू की, तो ये विषय की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा कॉप का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो ग्लासगो में पिछली बार इंग्लैंड में हुआ अभी पिछले महीने, तो क्योंकि सारे राष्ट्रों के अलग अलग अपने अपने निहित स्वार्थ होते हैं, और हर कंट्री अपने स्वार्थ के हिसाब से जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में शुरू से जुड़ा हुआ है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से जुड़ा हुआ है। और हमारा देश डिस्पाइट इस बावजूद कि हमारा कार्बन का जो उत्सर्जन का जो पैमाना है, उस पे हम काफ़ी प्रति कैपिटा के हिसाब से बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने कमिटमेंट कर रखा, हमारे देश ने, कि हम इस पूरे जो ग्लोबल समस्या है उसको हम सॉल्यूशन में भागी बने। तो वो जो चर्चा चल रही थी 20-25 साल से, 20-25वें कॉप से, तो इस बार भी काफ़ी हुआ। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि भारत ने इस बात पे कहा कि नहीं साहब, इस पूरे जो उत्सर्जन या समस्या को क्रिएट करने वाले देश हैं, जो बड़े बड़े जो मेजर एमिटर्स हैं, उनकी तुलना हमसे नहीं की जाए। और उन्होंने कहा कि हम जो हमारा जो मेजर टेक अवे जिसको कहते हैं, ग्लासगो जो कॉप हुआ था, भारत ने स्टैंड लिया कि साहब हमें थोड़ा सा मौका दिया जाए, क्योंकि हम उस पूरे विकास की दौड़ में पीछे हैं। हमारी ढेर सारी आबादी है जिसकी विकास की बहुत अपेक्षाएं हैं, और उसके करने में हमें थोड़ा बहुत एमिशन होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम जो कार्बन एमिशन को कम करना और इस तरह से जो रिलेटेड एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ों को हम जारी रखेंगे। तो ये बहुत मेजर स्टेप रहा। दूसरा, झारखंड के अगर हम बारे में बात करें, तो झारखंड एक वानिकी या फॉरेस्ट प्रधान राज्य है। तो फॉरेस्ट का ऑलरेडी हमारे राज्य में करीब 1/3 हिस्सा है, और फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट सिंक की तरह से काम आते हैं।
तो वो हमारा राज्य ऑलरेडी कमिटेड है, राज्य भी हमारा कमिटेड है कि हम इस जो वनों को हम संरक्षित रखेंगे, इनको ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे ताकि ये जो इसके दुष्प्रभाव कम से कम दिखे। दूसरा आपने बोला कि झारखंड पे क्या इसका असर होगा, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ हुई थी कि पूरी दुनिया में अभी ये माना जा रहा था कुछ समय से कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, तो वो उनका उपयोग कम से कम किया जाए। और पूरी दुनिया में करीब करीब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसा बहुत एडवांस कंट्री, या उन्होंने बिल्कुल अभी हाल में ख़त्म कर दिया कि हम उनके कोल बेस सारे प्लांट उन्होंने बंद कर दिए। तो एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर बन रहा था कि सारे देश उसमें फॉलो करें, और हमारे देश पे भी असर पड़ रहा था। लेकिन जो अभी अब हमारे देश ने अपना जो उसमें अपना मत जताया है कि हमें साहब इस पे मौका दिया जाए। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारा झारखंड एक बहुत मेजर कोल प्रोड्यूसर स्टेट है, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स भी चलती है। तो अगर वो प्रेशर होता और प्रेशर पड़ता तो शायद हमारा कोल सेक्टर बहुत बुरी तरह से दुष्प्रभावित होता। तो जो लाइवलीहुड है वो शायद इमीडिएटली डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी हमें कुछ समय मिला है, और कोल सेक्टर के पास प्रेशर है कि आप अपनी एक्टिविटी जब तक जारी रखते हैं तो भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। लेकिन अगर ये शायद स्टैंड नहीं लिया जाता तो कोल सेक्टर का भविष्य काफ़ी गंभीर होता। तो ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ग्लासगो का जो इम्पैक्ट है, जो डिस्कशन हुआ उसमें जो भारत ने अपना स्टैंड लिया, तो झारखंड पे ये मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा राहत की सांस है। ये कि राहत की बात है जी। दूसरा सर ये है कि हाल के दिनों हम लोगों ने देखा झारखंड में भी और दूसरे राज्यों में भी, जैसे उड़ीसा वगैरह में कई साइक्लोन्स का आना काफ़ी फ्रिक्वेंट हुआ है। बारिश तो हाल तक होती है, नवंबर में भी बारिश हुई है। तो क्या इन सब का कारण भी क्लाइमेट चेंज है, और अगर ये है तो लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, जिससे कि इन चीज़ों से कम बच सके? हाँ, ये तो देखिए कि जो ग्लोबल, ये तो आपने बताया कि मैनिफेस्ट है, ये दिख रहा है। साइक्लोन का आना, बेमौसम की बारिश होना, बेमौसम की गर्मी पड़ना, बहुत ही ज़्यादा जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे या तो बहुत ज़्यादा गर्मी में हो जाना और जाड़े में बहुत कम हो जाना, ये सारी चीज़ें जो 20-25 साल से जो हमारे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे वो चीज़ें अब परिलक्षित होने लगी हैं। तो दो तरीके हैं, या तो हम इन चीज़ों को जड़ से निपटारा करें, मिटिगेशन जिसको बात में करते हैं, या दूसरा तरीका है कि जब तक दूसरा तरीका है कि हम उस पर अपने को अनुकूल करें, अडेप्ट करें। तो समस्या इतनी कॉम्प्लेक्स है, और जैसा हमने बताया कि ये किसी राष्ट्र की अपनी विशेष समस्या नहीं है, सारे राष्ट्र मिले और सभी को लगता है कि हम आगे बढ़ें, बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। तो इसलिए ये इसका निदान होना बड़ा मुश्किल सा है, और इतनी बड़ी बैठक होने के बाद भी बहुत थोड़ी सी प्रोग्रेस हो पाती है। तो जैसे लेकिन हमने बताया कि इन चीज़ों को हम कैसे करें, तो ये अडेप्टेशन हमारे पास है, चाहे देश के स्तर पे करें, चाहे राष्ट्र के स्तर पे करें, या जिले के स्तर पे करें। तो जैसे उड़ीसा में आपने बताया कि साइक्लोन आ रहे हैं, तो साइक्लोन का उन्होंने अपना तरीका निकाल रखा है साइक्लोन से निजात पाने का। हमारे यहाँ जैसे टेम्परेचर की बात होती, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका नतीजा अब खेती बाड़ी की फसलों पे नज़र आ रहा है। तो हमारे कृषि वैज्ञानिक है वो ऐसी किस्म के बीजों पर तैयारी कर रहे हैं कि जो कि ज़्यादा पानी अगर हो तो भी ठीक ठाक रहें, कम पानी रहे तो भी ठीक रहे, बहुत गर्मी हो गई तो भी बने रहें, उनकी पैदावार पे कम से कम असर हो, तो उस डायरेक्शन में हो। और अपनी जो खेती बाड़ी जो भी एक्टिविटी, चाहे इंडस्ट्री की एक्टिविटी हो, चाहे खेती बाड़ी की एक्टिविटी हो, चाहे हम फॉरेस्ट्री की बात करें या जिस फील्ड में है, तो हम कोशिश ऐसी करें कि सारे प्रोसेस में हमारा कार्बन एमिशन जो है कम से कम हो। तो उस पर भी पैरेलली काम चल रहा है। तो ऐसी कठिन कॉम्प्लेक्स समस्या का इसी तरह से प्रयास है। और भारत, फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि भारत इस मामले में बड़ा प्रोएक्टिव तरीके से, हमारा देश बहुत प्रोएक्टिव तरीके से रहा है। जो चीज़ ऊपर से इम्पोज की जाती है उसके पहले हमारे देश ने कहा कि हम अपने से करेंगे, तो वो अच्छी बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे कि जंगलों की बात होती है तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाए भी गए हाल के दिनों में, लेकिन जब भी माइनिंग होती है या जिसको माइग्रेशन कहते हैं, जिसकी काफ़ी विस्थापन की बात झारखंड में होती है, जो जंगल कटे हैं पुराने और जंगल, तो जो जंगलों में जो रहते हैं जानवर, उनका जाहिर तौर पे इधर उधर भटकाव हुआ है। हाथी वाथी की समस्या अक्सर हम देखते हैं कि वो आ जाते हैं गाँवों में। तो इससे कैसे बच सकता है आदमी,
क्योंकि ये तो एकदम गवर्नमेंट लेवल पे या कानून बनाकर नहीं होगा। जी, कैसे बच सकते हैं? देखिए, हमें पास दो रास्ते हैं। हमें विकास भी करना है, तो लोगों को आगे भी ले जाना है, क्योंकि काफ़ी समय तक हम उसी स्तर पे नहीं बने रह सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी जो ग्लोबल एवरेज है, हमें बिजली चाहिए, बाकी चीज़ें भी चाहिए, सड़क भी चाहिए। तो उस क्रम में जंगल का नुकसान होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हाँ, समझदारी हमारी इसमें है कि हम उस नुकसान की भरपाई कैसे करें। अगर कहीं पे नुकसान हो रहा है तो हम क्या उपाय करें ताकि जो उसके इल इफ़ेक्ट्स हैं वो हम मिटिगेट कर लें। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, और हमारे जैसे और बहुत से जो एक्सपर्ट्स होते हैं डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट के लोग हैं, वाइल्ड लाइफ के लोग, हम हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को अपने तरीके से, किसी भी इस तरह से प्रस्ताव आते हैं तो उनको अपनी तरीके से देखते हैं और बहुत साइट स्पेसिफिक कोशिश करते हैं कि इससे कौन सा, अगर आपने बोला कि वाइल्ड लाइफ का उनका माइग्रेशन अफेक्ट हो रहा है, उनकी ब्रीडिंग अफेक्ट हो रही है, तो हम उसका कैसे अल्टरनेट करें, ताकि ये तो हम नहीं कह सकते कि 100% उसको हम न्यूट्रलाइज कर लें, लेकिन कितने कम से कम उस पूरे प्रोसेस में करें सो दैट कि वो उनकी भी, वाइल्ड लाइफ की भी दिक्कत कम से कम हो। और अगर वाइल्ड लाइफ को दिक्कत होगी तो लोगों पे भी असर पड़ेगा। तो वो सब सारी चीज़ों को देखकर प्रयास किया जाता है कि ये हम करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। पहले तो हम अच्छी तरह से प्लानिंग करें, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें। जब हम लोग झारखंड के, मुझे याद है कि जब ग्लासगो वाला सम्मेलन हो रहा था तो मुझे एक रिपोर्ट लिखनी थी, तो मैं सर्च कर रहा था गूगल पे जी, झारखंड के प्रोस्पेक्ट में, तो एक रिपोर्ट थी जिसमें आप भी थे शामिल उन लोगों में। आपने गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो रिपोर्ट बनवाई थी, एक रिजोल्यूशन भी बना था बहुत साल पहले। तो वो रिजोल्यूशंस क्या हैं, आप लोगों ने क्या एडवाइस गवर्नमेंट को दिया था, कितना कुछ कर पाए हैं उसमें, आगे क्या करना बाकी? आप शायद कहना चाह रहे हैं वो, मैं ये फिर से इस बात को कहना चाहूँगा कि भारत सरकार काफ़ी प्रोएक्टिव रही है। जो भी समस्या दूसरे देश तो मजबूरी में करते हैं, लेकिन भारत सरकार पहले ही कहती है कि साहब हम विश्व के रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं और रहना भी चाहिए, और हमको देश को विश्व में आगे बढ़ना है तो इसी तरीके से होना चाहिए, हमें तो सर्वजन हिताय की बात करनी है। तो उस कड़ी में 2008 में ही भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया जाए, और 2008 में शायद वो भारत सरकार के स्तर पर एक खाका तैयार हो गया था, एक बेसिक, और पूरे विश्व में उस तरह का गिने चुने देश थे जिन्होंने अपनी मंशा और अपने टारगेट या सारी चीज़ों को डाला था। तो उसके बाद नेक्स्ट जिम्मेवारी थी कि हम उसको राज्य भी उसको अपने स्तर से करें, क्योंकि भारत सरकार का अपना दायरा है, राज्यों का बड़ा व्यापक दायरा है, काम उन्हें करना है। तो इत्तेफाक से मैं इसके पहले मध्य प्रदेश में था, तो मुझे सौभाग्य था कि मुझे मध्य प्रदेश का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाने का मौका मिला, जो कि पूरे देश में पहली बार बना था। और उसके बाद मैं झारखंड वापस आया, तो मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ बनता और मेरी दायित्व है कि मैं इसको आगे ले चलूँ। तो मैंने वॉलंटियरली, मैं दूसरे विभाग में था, मैं ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं करूँगा। तो उसको हम लोगों ने सभी ने मिलकर, सारे विभागों ने मिलकर स्टेट का जो झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बना, तो वो उस समय भी झारखंड बना था, तो भी काफ़ी हम लोग काफ़ी टॉप स्टेट्स में थे जिन्होंने बनाया था। अभी उसके बाद बहुत लोगों ने बनाया, और एक हमारे पास एक खाका तैयार हुआ। उसका क्या उद्देश्य था कि उसमें खाका तैयार हुआ कि सभी डिपार्टमेंट जितने लाइन डिपार्टमेंट थे, सबके बारे में था कि आपका क्या स्थिति है और आपको क्या करना है। शुरुआती दौर था, काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोगों ने स्टेट का कार्बन बजट किया था, जो कि किसी राज्य ने नहीं किया था, तो वो हम लोगों ने किया था। तो जो बन सका था हम लोगों ने बेस्ट करने की कोशिश की थी, और सभी विभागों के पास ये आ गया था कि हमारी समस्या क्या और हमें क्या क्या करने, वो हम लोगों ने जॉट डाउन उस प्रोग्राम में, प्लान में काफ़ी डिटेल तरीके से किया था। और कुछ विभागों ने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया, जैसे एनर्जी डिपार्टमेंट है, उनका काम दिखता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उनका काम दिखता है, तो उस पर काम किया था। कुछ विभाग का थोड़ा सा एडेप्टिव काम था, तो लेकिन सभी के लिए एक रास्ता तैयार हो गया था। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, या हमारे यहाँ जो, क्योंकि आदिवासी ट्राइबल्स की, आदिवासियों की आबादी ज़्यादा है, जी जी, तो और ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ते हैं रिपोर्ट्स में, कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है ये तो अभी नहीं कहा सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि नहीं, क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो या तो गरीबों पर पड़ता है या फिर वैसे लोगों पर पड़ता है जो शहर से काफ़ी दूर हैं, गाँवों में, पहाड़ों पे रहते हैं। इसमें कितना फैक्ट है? सही बात है। देखिए, अभी क्लाइमेट चेंज ऐसी आपदा है
कि जो संपन्न है वो उससे बच जाता है। तो नेचुरली आपने कहा जो संपन्न है वो, उसके लिए लगता है अगर वो बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम एसी लगा सकते हैं अगर मैं संपन्न हूँ, और जो नहीं है बेचारा वो गर्मी में उसको फेस करना है। तो नेचुरली लेकिन कुछ समय के बाद ये हमें लगता है कि ये इस स्तर पे आ जाएगी कि ये सब भी चीज़ें कारगर नहीं होंगी। तो हमें उस समय का सोच करना पड़ेगा, और बहुत समय तक हमको एसी भी बचा नहीं सकता है, या इस टाइप की चीज़ें हमें नहीं बचा सकती। ठीक है, हम कितने देर तक एसी में रहेंगे, कुछ समय के बाद तो हम निकलेंगे, बहुत संपन्न रहेंगे तो हम 20 घंटे रहेंगे, लेकिन 4 घंटे बाद अगर हम अपने को नहीं झेल पाए बाहर की गर्मी से, तो नेचुरली जो बड़ी समस्या इसका निदान है, छोटे मोटे जो हमारे पास टेक्निकल वो है, वो हमको थोड़ी देर के लिए बचा सकते हैं संपन्नता की वजह से, लेकिन हमें बाकी चीज़ों के लिए पूरे पर्यावरण को ठीक ठाक रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सर जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उस पर कितना प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का? जैसे झारखंड में तो काफ़ी डाइवर्सिटी है जी जंगलों में। क्लाइमेट चेंज ऐसा है, क्लाइमेट चेंज से दो चीज़ें पड़ती हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे आपने बताया कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बदलता है, तो क्लाइमेट में टेम्परेचर बदलता है और बारिश का वो बदलता है। ये दो मेजर चीज़ें हैं, उनका ड्यूरेशन, लिमिट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रकृति ने जिस तरह से इवॉल्व की है, प्रकृति का जिस तरह से प्रादुर्भाव हुआ है, तो लाखों साल में अगर हमारा गेहूँ तैयार हुआ है तो गेहूँ के लिए एक बड़ा टिपिकल मुफीद टेम्परेचर होता है और मुफीद मॉइस्चर होता है। अगर उसमें से थोड़ी बहुत भी फ़र्क होती है तो हम देखते हैं कि उसकी पैदावार कम हो जाती है, घट जाती है, और अगर एक्सट्रीम हो गया तो सूखा पड़ने से कहते हैं कि पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंज में तो ये तो हम मेजर फसलों के लिए देख रहे हैं, और बायोडाइवर्सिटी जिसका आपने जिक्र किया वो भी इसी तरह से, वो तो और सेंसिटिव होती हैं, अलग अलग जगहों पर बहुत इसी तरह से इवॉल्व हुई हैं। तो अगर ये क्लाइमेट के ये फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो नेचुरली ये हम उसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि उनके लिए भी ये करो या मरो सर्वाइवल का इशू हो सकता है। तो बहुत सी प्रजातियां हो सकता है समाप्त हो जाएं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जिनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जान रहे, लेकिन हमारे लिए बहुत ही पोटेंशियल फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका अस्तित्व ही क्वेश्चन मार्क में दिख रहा है। अच्छा, जो जंगल है सर झारखंड की, क्योंकि आपको दूसरे राज्यों में काम करने का अनुभव है, झारखंड के जंगल कितना अलग हैं दूसरे राज्यों के जंगलों से, और ये कितना पॉजिटिव या निगेटिव है यहाँ के लिए? देखिए, हर एक जंगल जो है, जैसा हमने बताया ना कि ये इवॉल्व हुए हैं, तो समय के हिसाब से जो यहाँ की मिट्टी थी, जलवायु थी, इन सब चीज़ों की, या इवन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स थे, सारी चीज़ों को मिलाकर इवॉल्व हुए हैं। तो नेचुरली दे आर द बेस्ट। अभी आज की तारीख में वो लाखों साल होने लगा है इस चीज़ों को आने में। यहाँ पर जंगल में अगर साल है और बाकी उसकी प्रजातियाँ हैं, तो ये लाखों साल में इनका उस स्टेज में आए हैं। तो झारखंड दैट वे अपने किस्म का है। मैं ये कंपेयर हम नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश अच्छा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खासियत है। जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जहाँ काफ़ी फॉसिल्स मिलते हैं प्लांट्स के, तो ये हम लोग समझ पाते हैं उनके बारे में जो भी जानकारी है अब तक की। किसी ज़माने में वहाँ काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जो डायनासोर्स वगैरह को जो पत्तियाँ वो खाते थे, शाकाहारी डायनासोर वो होते थे, और सबका सब ज्वालामुखी विस्फोट में ख़त्म हुआ और फिर आज फॉसिल्स मिलते हैं। ये कैसा रहा होगा उस वक्त? क्या आप लोगों की स्टडी है उसको? ये मतलब मैं, क्योंकि आप लोगों ने फॉसिल्स पार्क भी बनवाया। हाँ, नहीं बनाया है। मैं खाली, चूँकि आज का विषय जलवायु पढ़ते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने बड़ा अच्छा बताया कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे और अपने परितंत्र या परिवेश को ठीक ठाक से मैनेज नहीं कर पाए, क्लाइमेट चेंज को नहीं कर पाए, तो एक समय ऐसा आ सकता था कि जो घनघोर जंगल थे या जो भी उस समय के प्राणी थे, डायनासोर थे वगैरह वगैरह, सारे समाप्त हो गए। तो हमें ये दिखाता है, वो राजमहल का जो फॉसिल दिखाता है कि कहीं उस स्थिति में तो नहीं आए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स वो इलाका इवॉल्व हुआ था, और फिर जो भी फैक्टर रहे होंगे जिसकी वजह से ये सारा समाप्त हो गया, और आज वो मोटे अपने किस्म के यूनिक किस्म के जो वेजिटेशन है, पेड़ आज भी लगते हैं कि अभी बचे हुए हैं। तो लेकिन हाँ, आज की चर्चा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस स्थिति को अपने से न करें। प्रकृति अगर बहुत एक्सट्रीम होकर करती है तो अलग बात है कि मेटियोर गिर गया और कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हम अपने मानव जो है अपने कदम ऐसे नहीं उठाए कि ये हमारे लिए ही
अंत हो जाए। डेवलप में विकास तो हो, लेकिन विकास अपनी सीमा में रह के हो, ताकि हमें पूरा इतना घातक नहीं हो कि हम ही समाप्त हो जाए विकास करते करते। चलिए, हमारे पास 1.5 मिनट है, हम कुछ सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, कुछ वैसी बातें जो आप बताना चाहते हैं इस विषय पर जो मैंने आपसे पूछा नहीं हो, प्लीज़ बताइए। मेरा ये कहना है कि इस चिंता को अच्छी बात है कि काफ़ी ग्लोबली लेवल पे हो रही है और सब लोग जान रहे हैं और काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं और मीडिया में भी आ रहा है, अखबारों में भी वगैरह में भी। मेरा ये कहना है कि हम लोग सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन एज ए व्यक्तिगत रूप से, समाज के रूप से भी बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम अपनी जैसे हमने बोला कि देश हमारा रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम भी अपने तरीके से रिस्पॉन्सिबल करें कि हम अपनी एनर्जी को मिसयूज़ नहीं करें। जो हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, पेट्रोल है तो गाड़ी का जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, मतलब ज़्यादा से इन चीज़ों पे अगर हम कर सकते हैं तो हम अपना कंट्रीब्यूशन इसी बहाने इस पूरे प्रक्रिया में कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी का एक एक व्यक्ति का भी अगर कुछ हमारा अंशदान होगा तो 140 करोड़ लोग मिलकर काफ़ी बड़ा प्रयास कर सकते हैं। तो हम जो और दूसरी हमारी जो देश की वो जो संस्कृति है रीयूज और रिसाइकिल वगैरह की, तो उन चीज़ों को भी हम जारी रखें। वो बहुत अच्छी बात थी जिसको हम भूल रहे थे कि हम हर चीज़ को, पुरानी चीज़ को जैसी कोई होती थी फेंक देते थे, तो उनको ना रख कर पुरानी चीज़ों का भी हम लोग उपयोग बहुत करते रहे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो बातचीत की है उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और क्लाइमेट चेंज की जिसकी वजह से जो खराब प्रभाव पड़ रहे हैं, जो दुनिया की भर की समस्या है, उससे निपटने में आपका हमारा पार्टिसिपेशन भी होगा। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।